नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 9 में जो हम दूसरी कविता पढ़ेंगे उसका नाम है मेघ आए। तो चलिए देखते हैं कविता मेघ आए। तो कविता का शीर्षक है मेघ आए और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, जैसा कि आप कविता के शीर्षक से ही आपको समझ में आ रहा है कि इस कविता में मेघों के आने का वर्णन है। बच्चों, इस सत्य से हम सभी परिचित हैं कि हमारे देश में या किसी भी संसार के किसी भी कोने में, किसी भी देश में मेघों का आना कितना महत्वपूर्ण होता है। और भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, वहां पर मेघों का आना ईश्वर के दर्शन के समान माने जाते हैं। और मेघ कब आते हैं बच्चों? जब तपती झुलसती गर्मी रहती है उसके बाद। तो चूंकि तपती झुलसती गर्मी के बाद ये भारत में आते हैं, तो इनका आना भारत के लिए आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। और भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, वहां मेघ सचमुच में देवता के समान अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय से परिचित होते हैं। परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 यानी 1927 और इनकी मृत्यु 23 सितंबर यानी 23 सितंबर 1983 1983 में नई दिल्ली में हुई थी। एक बात पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मृत्यु और इनका जन्म एक ही महीने में हुआ था, 15 सितंबर और 23 सितंबर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। सर्वेश्वर जी मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, यानी जिस देश के पास बच्चों के लिए अच्छी कहानी, अच्छी कविताएं, अच्छी एकांकी, अच्छे नाटक नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। उन्होंने आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन में समाचार विभाग यानी डिपार्टमेंट में काम किया। आगे चलकर दिनमान के उप संपादक एडिटर, उप संपादक, सब एडिटर रहे और पराग पत्र के, मैगजीन के, ये दोनों मैगजीन है बेटा, दिनमान और पराग पत्र के वे एडिटर रहे, संपादक रहे। सर्वेश्वर जी अपने समय में अपने समकालीन, उनके साथ जितने भी कवि, साहित्यकार, लेखक जो भी थे, उनके मध्य में वे सबसे साफ नजरिए के आदमी थे। सन 1983 यानी 1983 इसी साल में उनकी मृत्यु भी हुई थी बच्चों। तो सन 1983 में कविता संग्रह होता है कलेक्शन, पोएम के कलेक्शंस को कहते हैं कविता संग्रह। तो सन 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, यानी सम्मानित किया गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लीजिए बच्चों। काठ की घंटियां, बाँ का फूल, एक सूनी नान, गर्म हवाएं, का आनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविताएं, कोई मेरे साथ चले इत्यादि। तो बच्चों, अब हम मेघ आए कविता जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई है उसे पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के, संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांके चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओठ हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दम की,
क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो बच्चों, मेघ आए कविता में कवि ने मेघों का मानवीयकरण किससे किया है? पाहुन। पाहुन का अर्थ होता है मेहमान, लेकिन इस कविता में पाहुन को शहरी दामाद के रूप में दिखाया गया है। तो प्रस्तुत कविता में मेघों की तुलना किससे की गई है? शहरी दामाद से, जो बरस बाद गांव अपने से मिलने आया है। तो जिस प्रकार उस शहरी दामाद के गांव में आने से हलचल मच जाती है, उसी तरह मेघों के आने से, गर्मी के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद मेघों के आने से प्रकृति में भी हलचल मच जाती है। और ये दोनों ही क्रियाएं, मनुष्य की क्रियाएं और प्रकृति की क्रियाओं को कवि ने कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा है, वही हम इस कविता में पढ़ेंगे। और एक बात बच्चों, इस कविता में कवि ने ग्रामीण संस्कृति दिखाने की कोशिश की है कि गांव में कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक के घर की खुशी अर्थात पूरे गांव की खुशी है, और एक के घर का दुख यानी पूरे गांव का दुख है। तो चलिए कविता देखते हैं। मेघ आए, इसकी पहली पंक्तियां। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। शब्दार्थ देखते हैं बेटा। बंठन के यानी अच्छा पहनावा, बहुत बंठन के आया है। कौन आया है? तो पाहुन। पाहुन यहाँ कौन है? शहरी दामाद। और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट वे से वो कौन है? मेघ है। सवर सजना, पाहुन मेहमान, शहरी दामाद, बयार होती है बेटा हवा। तो इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करके उसे एक शहरी दामाद के रूप में दिखाया है। किसे? बादलों को। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान के आने पर संदेश गांव के बच्चे एवं गांव की लड़कियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह बादलों के साथ हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। बच्चों, हम भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही वर्षा होने वाली होती है, उससे पहले एक ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जो हमें इस बात का आभास कराता है कि बारिश होने वाली है। उसके बाद जोर से आंधी तूफान भी कभी कभी चलने लगते हैं। तो ये सारे बादलों के आने की सूचनाएं देते हैं। और इसकी तुलना, इसका मानवीकरण कवि ने कैसे किया है? तो गांव के बच्चे और गांव की लड़कियां जो पहले देख लेती हैं और दौड़कर पूरे गांव में यह खबर दामाद के पहले पहुंचा देती है कि शहरी दामाद आया है। और यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे होते हैं। जैसे ही वह गुजरता है दामाद, सभी अपनी खिड़कियां खोलकर उसे देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही वर्षा ऋतु के पहले बादल आसमान पे छाते हैं, सभी लोग छतों से, खिड़कियों से उसे निहारते हैं, देखते हैं। अगली पंक्तियों पर चलते हैं बच्चों। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सरके। शब्दार्थ। उचकाए, उठाए, गर्दन उठा के जब हम किसी को देखते हैं, उचकाए। बाकी चितवन, तिरछी नजर। तिरछी नजर से देखना यानी हम सबकी नजर बचाकर जब कुछ किसी चीज को देखते हैं तो हम अपनी तिरछी नजरों का इस्तेमाल करते हैं। ठिठकी, ठिठकना, जैसे कुछ देखकर हम अचानक रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं, उसे ठिठकना कहते हैं। सरके, सरकाए, हटाए,
तो जैसे ही हवाएं चलने लगती हैं बच्चों, और पेड़ डोलने लगते हैं, झुकने लगते हैं, तो कवि को ऐसा लगता है मानो वो झुक रहे हैं और फिर अपनी गर्दन को उठा करके बादलों को देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बारिश के पहले आंधी तूफान चलने लगती है, तो जो धूल, गर्मी में जो पूरी जमीन धूसरी धूल से भर जाती है, तो जब वर्षा के पहले हवाएं चलने लगती हैं तो जमीन से वो धूल क्या होती है, उठने लगती है, और वो उठी हुई धूल पूरे वातावरण में फैल जाती है। और वो उठी हुई धूल ऐसा लगता है मानो, कवि को ऐसा लगता है मानो गांव की जो लड़कियां हैं, अविवाहित युवतियां हैं, वो तेजी से दौड़ने के लिए, जोर से जल्दी दौड़ने के लिए अपने घाघरे को थोड़ा उठा कर दौड़ रही है। तो धूल का ऊपर उठना किसका प्रतीक है, किसका मानवीयकरण किया है कवि ने यहाँ पर? तो गांव की लड़कियों का घाघरा उठाकर, थोड़ा ऊपर उठाकर जोर से भागने के लिए उसका मानवीयकरण किया है। बाकी चितवन उठा नदी, छिटकी घूंघट सरकाए। यहाँ भी कवि ने ग्रामीण संस्कृति का उल्लेख किया है कि गांव में जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वह पर्दा प्रथा को मानती हैं, इसलिए घूंघट में रहती हैं। तो जब वे दामाद के आने की खबर सुनती हैं तो वे भी अपनी घूंघट को थोड़ा सरकाकर, थोड़ा रुककर, ठिठक वो क्या करती हैं, तिरछी नजरों से देखती हैं। और यहाँ पर किससे इसकी तुलना है, मतलब किस प्रकृति से इसकी तुलना की गई है? तो नदी के पानी में थोड़ी हलचल थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, वह थोड़ा ठिठकने वाला स्थिति में आ जाती है, हलचल रुक जाती है। तो ऐसा लगता है कवि को, नदी का जो ठिठकना है, नदी के जलों का थोड़ा स्थिर हो जाना, कवि को ऐसा लगता है मानो गांव की जो विवाहित स्त्रियां हैं वो दामाद को देखने के लिए थोड़ा रुक गई हैं, ठिठक गई हैं और अपने घूंघट हटाकर तिरछी नजरों से उन्हें देख रही हैं। तो बच्चों इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीयकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की कुंवारी लड़कियां तेज दौड़ने के लिए अपना घाघरा उठाकर दौड़ रही हूं। क्यों दौड़ रही हूं आप जानते हैं? क्योंकि दामाद आ गए हैं और वो गांव में सबसे पहले इसकी खबर देना चाहती है। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उठाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी विवाहित औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग यानी हवा की गति से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो बच्चों आगे की पंक्तियों पर चलते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी बरात भर के। तो बच्चों पहले शब्दार्थ देखते हैं। जुहार यानी अभिवादन। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ भी ग्रामीण संस्कृति या भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए कवि ने क्या बताया है कि जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है, सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग उनका अभिवादन करते हैं। सुधी यानी खबर, बरस बाद, बरसों बाद सुधी लेनी, बरस बाद, बरसों बाद आपने हमारी खबर ली। बोली अकुलाई लता ओट होके वार की, ओट यानी पीछे छिपकर, अकुलाई यानी व्याकुल, बेचैन, लता आप जानते हैं क्लाइंबर्स, और ये बड़े पेड़ों से लिपटकर सहारा लेकर ही ऊपर बढ़ती हैं या बड़ी होती हैं। तो यहाँ जो पीपल के पेड़ से लिपटी हुई जो लता है, वह उसको कवि ने शहरी दामाद की पत्नी माना है। और वो पत्नी, और जो वो पीपल का पेड़ है वो क्या है, किवार यानी दरवाजा। तो दरवाजा के पीछे छिपकर कौन,
दामाद की पत्नी, शहरी दामाद की पत्नी क्या करती है? शिकायत करती है कि बरस बाद सुधी खबर लिया है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो ताल यानी तालाब और परात यानी वह बर्तन, बड़ा बर्तन जिसमें आटा साना जाता है। तो यहाँ पर भी हर्षाया ताल, खुश हुआ जो ताल यानी सरोवर इतना प्रसन्न हो गया कि उसने पानी, परात में पानी भर के ले आया है। बच्चों, इन पंक्तियों में भी कवि ने हमारी ग्रामीण संस्कृति का उल्लेख किया है या भारतीय संस्कृति का उल्लेख किया है कि हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं तो हम उनके चरण धोते हैं। तो यहाँ पर वर्षा के आने से पहले जब हवाएं चलती हैं, मेघ छा जाते हैं, तो तालाब का पानी में उभार आता है, भर जाता है, ऊपर उड़ जाता है। तो कवि को ऐसा लगता है मानो तालाब जो है वह उस घर का, उस परिवार का एक सदस्य है जो शहरी दामाद के आने पर एक परात में पानी भर के उसके चरण धुलाने के लिए लाया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगनी यानी पत्नी हठपूर्वक यानी रूठ कर, गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुप कर कहती है। यहाँ पत्नी का पीछे छुप जाना किवाड़ के किसका मानवीयकरण है बच्चों? तो पीपल के पेड़ पर लिपटी हुई लताओं का। वह क्या कहती है पत्नी? आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध यानी खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं। जैसे पत्नी भी अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल है और वो नहीं आए और इतने दिनों बाद आए हैं, इसलिए दरवाजे के पीछे गुस्से से पति से शिकायत कर रही है कि वो कब से प्यासे मेघ का इंतजार कर रही थी और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है। जो मैंने कहा उसमें पानी ऊपर की तरफ उफान भरता है, लहरें आती हैं और ऐसा लगता है मानो वह उसी परिवार का एक सदस्य है जो शहरी दामाद के आने पर उसके पैर धुलाने के लिए एक परात में पानी ले आया है। इसीलिए कवि कहते हैं और उसके पास जितना भी पानी है वह उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। थके हुए मेघ क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि तपती झुलसती गर्मी के बाद बहुत लंबा सफर तय करके मेघ वहां पहुंचते हैं। आप जानते हैं, आपने भूगोल यानी ज्योग्राफी में पढ़ा है कि मेघों को कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है पृथ्वी पर आने के लिए। अब इस कविता की आखिरी पंक्तियां बच्चों, क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। शब्दार्थ: क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहां धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होराइजन आप जानते हैं बच्चों, तो वह काल्पनिक यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां धरती और आसमान मिलते हों, लेकिन दूर से हमें ऐसा लगता है कि वह एक स्थान जहां धरती और आसमान जुड़ गए हों, तो उस काल्पनिक स्थान को क्षितिज कहते हैं। अटारी छत के ऊपर वाला कमरा यानी 2-3 मंजिलों का जो कमरा घर होता है उसके ऊपर छत पर जो कमरा होता है उसे अटारी कहते हैं। दामिनी बारिश के समय चमकने वाली बिजली, दमकी चमकी। गांठ खुलना यानी सुलझ जाना, यहाँ गांठ मतलब उलझन है, परेशानी है जो दूर हो गई, तो यहाँ गांठ खुलना मतलब जो परेशानी थी वह सुलझ गई है, दूर हो गई है। भरम यानी संदेह। तो बच्चों इसकी व्याख्या देखिए।
उक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक पत्नी को अपने पति के आने की खबर भ्रम लग रही थी, क्योंकि पति आ नहीं रहे थे बहुत दिनों से, तो तरह तरह की बुरी भावनाएं, संदेह पत्नी के मन में घर कर गई थी। ऐसे ही जब बारिश नहीं होती है, उसे आने में देर लगता है, तो सारे किसान और बहुत सारे पशु पक्षी सभी मायूस हो जाते हैं और उन्हें ऐसा आभास होता है कि शायद इस बार वर्षा नहीं होगी। लेकिन जब वे आकर घर की छत पर चले जाते हैं, यानी पहले वो शहरी दामाद घर में आते हैं और बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं और फिर जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए अटारी पर जाते हैं, तो मानो पत्नी के अंदर एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है, क्योंकि पत्नी का जो भी भ्रम था, संदेह था, वह दूर हो जाता है। उन्हें देखकर पत्नी का भ्रम टूट जाता है, क्योंकि इतने दिनों जब वो नहीं आए थे तो उसे यही लगता था कि उनके पति उन्हें भूल गए हैं, लेकिन उनका आना उसकी उस भ्रम को तोड़ देता है और वह मन ही मन पति से क्षमा याचना करने लगती है कि उन्होंने पति को गलत समझा था। फिर पति पत्नी के आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों पति पत्नी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, यानी खुशी के आंसू बहने लगते हैं। यहाँ पर बच्चों मेघों से कैसे तुलना हुई कि मेघ आते हैं, पहले हवाएं चलती हैं, लड़कियां के खबर देती हैं, ताल का पानी ऊपर उठ जाता है, पेड़ भी झुकने लगते हैं, नदी का पानी ठिठक जाता है। ये सब होने के बाद क्या होता है? बिजली चमकती है, दूर क्षितिज में हमें दिखाई देता है कि काले काले बादल आपस में टकरा रहे हैं, गरज रहे हैं। तो वो क्या है? यहाँ पर पति पत्नी का शिकायत, एक दूसरे से शिकायत करना, पत्नी शिकायत कर रही है, पति उसका जवाब दे रहा है। तो वह सब क्या है कि बादलों का गर्जन होना, चमकना, ये सब पति पत्नी का रूठना और मनाना है। उसके बाद जब दोनों के मन की गांठ यानी परेशानी दूर हो जाती है, पत्नी के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है? दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी तरह प्रकृति में भी गर्जन और चमकने के बाद, गर्जन तर्जन बादलों के गर्जना के साथ बिजली के चमकने के बाद क्या होता है? बारिश गिरने लगते हैं। वैसे ही जैसे पति पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। बच्चों, पूरी कविता आपने सुनी, समझी। इस कविता का उद्देश्य क्या है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए शहरी दामाद से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघों का गांव में आने से लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। जैसे गांव की कुंवारी लड़कियों का जीजा जी के आने पर अत्यधिक उत्साहित होना और यह खबर गांव में देने के लिए अपने घाघरे को उठाकर तीव्र गति से दौड़ना, गांव की विवाहित औरतों का उन्हें दरवाजे के पीछे से देखना, पत्नी का भी दरवाजे के पीछे से उन्हें देखना, शिकायत करना और अपनी बारी का इंतजार करना जब पति उनके पास आए और वो अपनी सारी शिकायतें उनसे कह दे, और बड़े बुजुर्गों का उनका आदर सत्कार करना, फिर पति पत्नी के शिकवे गिले रूठना मनाना और दोनों का अपने अपने खुशी के आंसू बहाना आदि, यह सब ग्रामीण संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, मुझे लगता है आप सबको कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो कृपया दोबारा उसे सुने, समझे, देखें, पढ़ें। धन्यवाद।